Hello. Now only a few days are left in your hand before the board exams are going to start. है ना, ये जो कुछ दिन तुम्हारे हाथों में है फिर बोर्ड एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा. क्लास 10th के बच्चों को मैं बोल रहा हूं, अभी जो प्रेजेंट 10th में है, जो 2023-24 बैच के बच्चे हैं, बोर्ड एग्जाम्स स्टार्ट होने में अब चंद दिनों की बात है, राइट? इन दीज वेरी फ्यू डेज ऑल्सो इफ यू यूज दिस टाइम एफिशिएंटली इन प्रॉपर रिविजन, then you can do great. You can make excellent result in your boards. So to give a momentum to your revision process, I have come up with this revision series for physics, Revitalize Physics series. And today is episode number 1. आज के इस एपिसोड में हम फिजिक्स का जो फर्स्ट यूनिट है जिसमें 3 चैप्टर्स हैं, फोर्स, वर्क एनर्जी एंड पावर एंड मशीन्स, इन 3 चैप्टर से क्वेश्चंस करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे और बिल्कुल इसी टाइप के क्वेश्चंस तुम एक्सपेक्ट करोगे इस बार के एग्जाम्स में भी. तो चलो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट अस डाइव इनटू द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ रिवाइटलाइज फिजिक्स सीरीज. नाउ चिल्ड्रन, you should have a notebook with you and a pen so that you can do these questions along with me. Okay, so here is the first question. Just let me bring it properly. Yes. So here's the first question and this is a question that has been asked in 2019. बड़ा easy question है, machines chapter से है. देखो क्वेश्चन करते हैं, शुरू किया जाए. So how is the जोश? I hope you all are ready. चलो let us start. The diagram below shows a claw hammer. तुम्हें एक डायग्राम दिया हुआ है जहां एक claw hammer दिख रहा है, which is used to remove a nail. Okay, नेल को रिमूव करने के लिए यूज करते हैं. We place the nail over here. यहां से ऐसे फोर्स लगाते हैं तो ये नेल उठ जाता है. Very easy, we have used it also. Okay, many of you must have used it. To which class of lever does it belong? बड़ा easy सा क्वेश्चन पूछा है. ये बेसिकली कितने मार्क्स का है? टोटल क्वेश्चन 2 मार्क्स का है. ओके, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है. दिस फर्स्ट पार्ट कैरीज 1 mark एंड दिस ऑल्सो कैरीज अनदर 1 mark. सो टोटल इज 2 marks. कितना इजी क्वेश्चन 2 मार्क्स का है, चुटकी बजाते बन जाएगा. तो विच क्लास ऑफ लीवर डज इट बिलोंग? ध्यान देना, जहां पर हम फोर्स लगाते हैं वहां एफर्ट बोलते हैं. तो ये हो गया, इधर ऐसे फोर्स लगाएंगे, दिस इज एफर्ट. ये जो फिक्स्ड पॉइंट है, इस पॉइंट को तुम मान सकते हो ना कि ये फल्क्रम है, क्योंकि अगर तुम इस नेल को ऐसे उखाड़ रहे हो, यू आर रिमूविंग दिस नेल, सो दिस फोर्स, रेजिस्टिव फोर्स ड्यू टू द नेल विल बी योर लोड, राइट? लोड. सो ये जो पॉइंट है, जिस पॉइंट के अबाउट ये क्लॉ हैमर एक तरह से रोटेट करेगा, सो दैट दिस पॉइंट कैन बी कंसिडर्ड एज फल्क्रम. आर यू गेटिंग व्हाट फल्क्रम इज? This point I'm talking about, right? So if you see, this is a lever where fulcrum is in between effort and load. And ऐसा कोई भी lever जिसमें fulcrum बीच में होता है effort और load के, उस lever को हम बोलते हैं class 1 lever. So ये हमारा हो गया class 1 lever. कितना easy है. Second part जल्दी जल्दी करेंगे और मजा आएगा. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस. गिव वन मोर एग्जांपल ऑफ द सेम क्लास ऑफ लीवर मेंशन्ड बाय यू इन पार्ट 1. यानी पार्ट 1 में जो आपने आंसर मेंशन किया है उसी क्लास का, मतलब क्लास 1 लीवर जो हमने आंसर मेंशन किया है उसी क्लास 1 का लीवर का एक और एग्जांपल हमें बताना है. फॉर विच, ध्यान देना, द मैकेनिकल एडवांटेज इज ग्रेटर देन 1. ऐसा एक बताना है जिसकी मैकेनिकल एडवांटेज ग्रेटर देन 1 हो. यानी हम यहां पर सीजर की बात हम नहीं कर सकते. पेयर ऑफ सीजर भी क्लास 1 लीवर है, लेकिन जो पेयर ऑफ सीजर होता है उसका मैकेनिकल एडवांटेज लेस देन 1 होता है. तो हमें एक क्लास 1 लीवर का एक ऐसा एग्जांपल लिखना है जो एक फोर्स मल्टीप्लायर हो. फोर्स मल्टीप्लायर होने का मतलब जिसका मैकेनिकल एडवांटेज ग्रेटर देन 1 हो, तभी उसे हम फोर्स मल्टीप्लायर बोलेंगे. तो ऐसा कोई मशीन बोलो जो फोर्स मल्टीप्लायर है और क्लास 1 लीवर में है. यस, प्लायर्स. One example, good example is pliers. Okay. अच्छा, इसी क्वेश्चन को अगर ऐसे मॉडिफाई कर दिया जाए, फॉर विच द मैकेनिकल एडवांटेज इज लेस देन 1, ग्रेटर की जगह स्मॉलर देन 1 या लेस देन 1 हो जाए, तो फिर प्लायर्स आंसर नहीं होगा. तब क्या आंसर हो जाएगा? अ पेयर ऑफ सीजर्स, यानी कैंची. कैंची में क्या होता है कि मैकेनिकल एडवांटेज इज लेस देन 1. इट इज नॉट अ फोर्स मल्टीप्लायर बट इट इज अ स्पीड मल्टीप्लायर. नेक्स्ट क्वेश्चन में प्रोसीड करते हैं. Okay, 2 bodies have masses in the ratio 5:1. 2 bodies है और दोनों का मास का रेशियो दिया हुआ है.
एंड देयर काइनेटिक एनर्जीज आर इन द रेशियो 125:9, और उन दोनों बॉडीज में जो काइनेटिक एनर्जी है उसका रेशियो भी दिया हुआ है. फाइंड द रेशियो ऑफ देयर वेलोसिटीज, उसके वेलोसिटी का रेशियो निकालना है. बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, बोर्ड का क्वेश्चन है, और ये भी 2019 का क्वेश्चन है. आर यू सॉल्विंग अलोंग विथ मी? बस देखो मत, करो. जब तक नहीं करोगे वो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा. और रिविजन ऐसे ही करना है. बोर्ड एग्जाम्स का रिविजन बहुत जरूरी है. तो पहला 3 चैप्टर से जो क्वेश्चंस लिया है आज वो बहुत इंटरेस्टिंग है. 2019 का क्वेश्चन है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, 2 मार्क्स. लेट अस सी हाउ डू वी सॉल्व इट. और ये कौन सा चैप्टर से है चिल्ड्रन? ये तुम्हारा सेकंड चैप्टर, वर्क एनर्जी पावर, उस चैप्टर से लिया गया है. तो चलो सॉल्व करते हैं. पहले क्वेश्चन को समझते हैं. 2 बॉडीज ए एंड बी हैव मासेस इन द रेशियो 5:1. 2 बॉडीज है, एक बॉडी का नाम ए है, दूसरा बॉडी का नाम बी है, और दोनों का मास का रेशियो दिया हुआ है 5:1. यानी ए इज 5 टाइम्स हेवियर देन बी. बी का अगर 1 है तो ए का मास 5 है. उस रेशियो की बात कर रहे हैं. एंड देयर काइनेटिक एनर्जीज आर इन द रेशियो 125:9. तो ए का काइनेटिक एनर्जी और बी का काइनेटिक एनर्जी का रेशियो 125:9 है. तो हम अगर मास ऑफ ए को एम ए से डिनोट करें और मास ऑफ बी को एम बी से डिनोट करें तो एम ए अपॉन एम बी, ये जो रेशियो दिया हुआ है 5:1. इसमें तो कोई डाउट नहीं है. बेसिकली दिस इज गिवन, तो तुम यहां गिवन लिखोगे एंड दिस थिंग. और क्या दिया हुआ है? काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए, तो काइनेटिक एनर्जी को हम के ए से डिनोट कर रहे हैं, डिवाइडेड बाय काइनेटिक एनर्जी ऑफ बी, उसको के बी से डिनोट कर रहे हैं, और वो रेशियो भी दिया हुआ है 125:9. हेलो, क्लियर है? क्योंकि अब हम, ये दिया हुआ है, अब हम जानते हैं कि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है ½ mv², और हमें वेलोसिटी निकालना है ना, तो हमें तो v चाहिए, वेलोसिटी मतलब v चाहिए. तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हमें प्रदान करेगा ये v वेलोसिटी आएगा कहां से? ये ½ mv², जो कि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है, वहां से हमें v मिलेगा. सो ये जो काइनेटिक एनर्जी के ए है, यानी ये काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए है, उसकी जगह हम ½ mv² लिखेंगे. और चूंकि हम काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी ए की बात कर रहे हैं तो इसलिए हम यहां ma लिखेंगे और va लिखेंगे स्क्वायर. मतलब हमने ½ mv² ही किया है. तो m के जगह बेसिकली ma लिखा है क्योंकि हम बॉडी ए की बात कर रहे हैं, और v के जगह va लिखा है क्योंकि हम वेलोसिटी ऑफ बॉडी ए की बात कर रहे हैं. सो इट इज ½ mv² ओनली, डिवाइडेड बाय, अब नीचे क्या है? के बी, मतलब काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी बी, उसके लिए भी ½ mv² ही है, लेकिन बी, बॉडी बी की बात कर रहे हैं इसलिए mb इंटू vb². कुछ नहीं किया है. दोनों काइनेटिक एनर्जी जो के और के ऊपर नीचे है, उन काइनेटिक एनर्जी की जगह अब उसका फॉर्मूला लिख दिए हैं ½ mv² डिवाइडेड बाय ½ mv², बट वी हैव केप्ट द सिंबल्स इंटैक्ट. बॉडी ए के लिए हमने सबस्क्रिप्ट में ए लिखा है एंड बॉडी बी के लिए हमने सबस्क्रिप्ट में बी लिखा है. ओके, एंड दिस वी नो काइनेटिक एनर्जी का रेशियो गिवन है 125:9. तो अब देखो इस फ्रैक्शन में ये हाफ और हाफ कट जाएगा. मैं इधर कर रहा हूं, फिर नेक्स्ट स्टेप, हाफ कट गया. और एक चीज गौर फरमाना, अब सिंप्लीफाइड हो गया हमारा. हाफ कट जाने से क्या दिख रहा है? MAVA² डिवाइडेड बाई MBVB², ये हो गया 125/9. अब ये MA/MB, इसका वैल्यू हमें पता है, इट इज गिवन इन द क्वेश्चन. MA/MB, MA/MB का वैल्यू दिया हुआ है, वो है 5:1, यानी 5/1. तो इसके जगह पर MA/MB के जगह पर हम 5/1 लिख सकते हैं. और ये बचा हुआ है राइट. इसको लिख देते हैं VA²/VB² is equal to 125/9. बेसिकली यू हैव अंडरस्टूड ना व्हाट हैव आई डन. इसके प्लेस पर हमने 5/1 लिख दिया है क्योंकि इसका वैल्यू हमें पता है. इसका वैल्यू है 5/1. MA/MB का वैल्यू है 5/1. अब हम क्या करेंगे? ये 5 और ये 125 कट जाएगा. 525 से 125 एंड व्हाट वी आर लेफ्ट आउट विथ, सो VA²/VB², ये तो 1 लिखा हुआ है, 1 तो लिखने की जरूरत नहीं है, इज इक्वल टू, और इधर क्या बचा हुआ है? 25/9. अब हमें ये क्या निकालना है? वी हैव टू फाइंड द रेशियो ऑफ वेलोसिटीज, यानी हमें वेलोसिटी ऑफ बॉडी ए डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ बॉडी बी, ये हमें चाहिए. तो आ ही गया है. ये जो VA² है और VB² नीचे है, ये स्क्वायर को हटाएंगे तो उस साइड स्क्वायर रूट हो जाएगा, और ये जो स्क्वायर है
ये उधर चला गया तो स्क्वायर रूट हो गया 25/9 and it has become 5/3. Hence the answer is 5:3. Done. Simple, easy. Moving to the next question. Okay. Name the, थोड़ा सा इसको 1 मिनट ऊपर कर लेते हैं. Name the physical quantity. ये बहुत easy सा question है and nothing mathematical. It is just a direct question. Name the physical quantity which is measured in calories. तो calories हम कौन से फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए यूनिट है ये कैलोरीज. हीट एनर्जी. ओके, वैसे तो ये कैलोरीमेट्री में भी बताया गया है और वर्क एनर्जी पावर इस चैप्टर में भी इस बात का जिक्र किया गया है. बुक में पढ़ना कि एनर्जी का ऐसा यूनिट तो जूल होता है, लेकिन कैलोरी भी एक यूनिट है जो ऐसा यूनिट नहीं है बट अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड कॉमनली यूज्ड यूनिट होता है एनर्जी का, एंड स्पेसिफिकली हीट एनर्जी का. तो वही हमसे पूछा है कि ये कौन से फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट है. तुम यहां लिख देना हीट एनर्जी. तुम सिर्फ एनर्जी लिखोगे तो भी करेक्ट है, लेकिन बेहतर होगा कि हीट एनर्जी लिखो क्योंकि स्पेसिफिकली कैलोरीज हीट एनर्जी के लिए यूज होता है. उसके बाद है ये सी का नंबर 1 और नंबर 2 है. नंबर 2 क्या है? हाउ इज कैलोरी रिलेटेड टू एसआ यूनिट ऑफ दैट क्वांटिटी. सो एसआ यूनिट ऑफ दैट क्वांटिटी यानी एसआ यूनिट ऑफ विच क्वांटिटी, जिस क्वांटिटी की हमने बात की अभी, हीट एनर्जी. तो हीट एनर्जी का ऐसा यूनिट क्या होता है? जूल होता है. तो बोल रहा है हाउ इज कैलोरी रिलेटेड टू जूल, यही पूछा है. तो जूल और कैलोरी में क्या रिलेशन है? 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.18 जूल. वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन, ये तुमको याद रखना है. 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.18 जूल. कई बार इसे 4.2 जूल भी लिखा जाता है, बट मोर स्पेसिफिकली 4.18 जूल. और ये तुम्हें याद रखना पड़ेगा दिस रिलेशन. ओके, बहुत इंपॉर्टेंट. 1 कैलोरी इज 4.18 जूल. याद हो गया? इजी. अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं. कुछ नहीं है, हलवा सा क्वेश्चन था. ये भी 2 मार्क्स का था, ये भी बोर्ड का क्वेश्चन था, 2019 का था. फिर से एक बहुत इजी क्वेश्चन आ गया मशीन्स चैप्टर से. नहीं, ये मशीन्स का नहीं है, ये फोर्स चैप्टर से. फोर्स फर्स्ट चैप्टर है, फोर्स, वहां से लिया गया. सो फोर्स में तुमने कपल पढ़ा था. कपल का डेफिनेशन पूछा है एंड एसआई यूनिट ऑफ मोमेंट ऑफ कपल पूछा है. कपल का डेफिनेशन क्या होता है? 2 इक्वल ऑपोजिट एंड पैरेलल फोर्सेस नॉट एक्टिंग along the same line form a couple. तो कपल मतलब एक ऐसा सिचुएशन जहां पर 2 फोर्सेस है, 2 फोर्सेस, एंड दोज 2 फोर्सेस मस्ट बी इक्वल. सो 2 इक्वल opposite and parallel forces not acting along the same line form a couple. So this is the definition of couple and you should know that a couple, ये line लिख लो तो अच्छा है. वैसे तो couple का definition हमने लिख लिया, but this line is important. A couple always produces rotation in the body. couple से ही कोई body rotate कर सकता है. rotation in a body. Okay. And the second question is what is the SI unit of moment of couple? So moment of couple basically formula होता है either force into the couple arm and that means it is Newton meter. तो यूनिट क्या होगा? न्यूटन मीटर. तो मैं जरा सा इस पर एक्सप्लेन कर देता हूं कि कपल क्या होता है. जैसे एक रॉड है, इसमें एंड ए है, ये एंड बी है इस रॉड का. ओके, और ये मान लो तुम्हारा एक पिवट है पॉइंट O. ये रॉड फ्री टू रोटेट है, ऐसे पूरा रोटेट कर सकता है इस डायरेक्शन में भी, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, दोनों डायरेक्शन में. ठीक है, तो मान लेते हैं कि ए पर एक नीचे की तरफ फोर्स लगा, बी पर ऊपर की तरफ, और दोनों फोर्सेस मान लो इक्वल फोर्सेस है. तब हम बोलेंगे कि एक कपल बना है यहां पर. अगर ए का भी 2 न्यूटन मैग्नीट्यूड है, बी का भी 2 न्यूटन मैग्नीट्यूड है, पॉइंट ए पर भी 2 न्यूटन फोर्स लगा नीचे, पॉइंट बी पर 2 न्यूटन फोर्स लगा ऊपर, और दोनों पैरेलल भी है, इक्वल भी है, देखो ऑपोजिट भी है ना, ये दोनों फोर्सेस इक्वल भी है,
इक्वल है, ऑपोजिट भी है, ऊपर एक है दूसरा नीचे है, पैरेलल भी है ये दोनों फोर्सेस, एंड नॉट एक्टिंग अलोंग द सेम लाइन, दोनों का लाइन ऑफ एक्शन भी अलग अलग है। सो कपल बना, और इसी कपल से क्या होगा, बॉडी में एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन आ जाएगा। अच्छा, अब सेकेंड पार्ट है ऐसा यूनिट ऑफ मोमेंट ऑफ कपल। तो अगर हम मोमेंट ऑफ कपल कितना यहां प्रोड्यूस हुआ हमें निकालना है, तो फॉर्मूला होता है आइदर फोर्स मल्टीप्लाइड विथ कपल आर्म। सो कपल आर्म का मतलब ये वाला डिस्टेंस, दोनों फोर्सेस के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस को कपल आर्म बोलते हैं। सो द डिस्टेंस विच आई हैव लेबल्ड विथ डी, दैट इज द कपल आर्म, एंड आइदर फोर्स मतलब इन दोनों फोर्सेस में से कोई सा भी फोर्स। सो बेसिकली अगर ये फोर्स भी F है तो ये वाला फोर्स भी F होगा। सो F इंटू डी, दिस विल गिव यू मोमेंट ऑफ कपल, मोमेंट ऑफ कपल। ओके, आइदर फोर्स, एनी ऑफ द टू फोर्सेस, एनी वन, दैट इज F इंटू कपल आर्म विच इज डी। सो बेसिकली यूनिट क्या होगा, फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है, डिस्टेंस का मीटर, तो न्यूटन मीटर होगा, एंड दैट इज व्हाट आई हैव रिटन ओवर हियर, नो डाउट। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Well, a numerical, and this is a very important numerical, very important numerical. Okay, so this is taken from 2019 a question paper once again, and this is of 3 marks. This question is of 3 marks. Okay, let us do this question, and this is from the second chapter, work, energy and power. चलो इसको पढ़ते हैं और बहुत ध्यान से इसको समझते हैं। A body of mass 10 kg is kept at a height of 5 meters. It is allowed to fall and reach the ground. What is the total mechanical energy possessed by the body at the height of 2 meter, assuming it is a frictionless medium? और दूसरा पार्ट है, what is the kinetic energy possessed by the body just before hitting the ground? Okay, और हमें g का वैल्यू लेना है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब कैसे करेंगे, तो मैंने जब पढ़ाया था, मेरा वीडियो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। चलो मान लो इस वीडियो को तुमने देखा नहीं, कोई बात नहीं, अभी मैं फिर से बता देता हूं। बहुत इंपॉर्टेंट एक फंडा तुमको याद रखना है कि कोई भी बॉडी जब ऊपर से नीचे गिर रहा है जमीन पर, ठीक है, ध्यान दो। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का वीडियो अगर तुमने नहीं देखा है, अच्छा होगा देख लो। अगर नहीं भी देखोगे तो भी अभी जो मैं समझा रहा हूं ना, उसको समझ जाओगे तो भी तुम्हारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और बेहतर होगा कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एक बार टाइप करो यूट्यूब पे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बाय सुनंदो सर इमेवेट एकेडमी, ऐसा लिखो एक बार, और जरूरत पड़े तो उसको एक बार देख लो, तो पूरा तुम्हारा कंसेप्ट 100% से भी ज्यादा क्लियर हो जाएगा। मतलब वो एलैबोरेट एक्सप्लेनेशन मैंने वहां किया था। वैसे यहां पर मैं फिर से एक बार बता दे रहा हूं। तो मान लो कोई बॉडी है जो h हाइट पर है, बॉडी h हाइट पर है, ऊपर में है, और उसको हम गिरा रहे हैं, जमीन पर वो गिर रहा है। तो जब वो h हाइट पर है, एकदम ऊपर में है, उसमें पोटेंशियल एनर्जी प्रेजेंट है। और मान लो कि अभी उसको मैंने छोड़ा नहीं, ऐसे पकड़ा हुआ है, somebody over here is holding the ball so it is not in motion right now, so it will only possess potential energy. Now the moment you leave the ball and allow it to fall freely, so this potential energy will now start to convert into kinetic energy, और धीरे धीरे ये काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होने लगेगा। बॉल मान लो यहां पर आ गया, तो इस पोजीशन में बॉल में पोटेंशियल एनर्जी भी है, काइनेटिक एनर्जी भी है। ओके, कुछ पार्ट जो टोटल पोटेंशियल एनर्जी ऊपर में था, उसका कुछ पोर्शन काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गया है, बट द टोटल एनर्जी विल बी स्टिल द सेम। ओके, जैसे मान लो इनिशियली पोटेंशियल एनर्जी मान लेते हैं 100 जूल था, तो काइनेटिक एनर्जी तो उस समय था ही नहीं, तो 0 था, 0 जूल था। तो टोटल एनर्जी क्या था, 100 प्लस 0, 100 जूल ही था टोटल एनर्जी। अब कुछ देर बाद जब सम पार्ट ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी हैज कन्वर्टेड टू काइनेटिक एनर्जी, तो मान लेते हैं कि काइनेटिक एनर्जी अभी 60 जूल्स हो गया है। मतलब कि 100 जूल पोटेंशियल एनर्जी शुरू में था, उसमें से 60 जूल्स काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गया है। तो बाकी का जो 40 जूल्स है वो अभी भी पोटेंशियल एनर्जी में है, और धीरे धीरे ये 40 जूल्स भी पूरी तरह से काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा जब वो ग्राउंड के पास आ जाएगा, जब वो ग्राउंड को जस्ट हिट करेगा, जस्ट व्हेन इट हैज जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड बेसिकली, उस समय क्या होगा कि ये पूरा काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। उस समय काइनेटिक एनर्जी विल बिकम 100 जूल, यानी ये जो पूरा पोटेंशियल एनर्जी था वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा, and potential energy will become 0 because potential energy
विल डिपेंड ऑन हाइट अबव द ग्राउंड, और ग्राउंड में जैसे ही उसने हिट किया या हिट करने के जस्ट वो जो पल है उस समय की बात कर रहे हैं, उधर हाइट अबव द ग्राउंड जीरो हो गया तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाएगा। तो एक चीज तुमने गौर किया कि यहां भी टोटल एनर्जी 40 + 60 100 जूली है, और इधर भी 0 + 100 100 जूली है। सो टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ अ बॉडी विल ऑलवेज बी कांस्टेंट, एंड इसी को हम बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। कि मैकेनिकल एनर्जी यानी टोटल एनर्जी जो है पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, वो कंजर्व्ड है, वो ज्यादा नहीं हुआ, कम भी नहीं हुआ, वो 100 जूल ही रहा हमेशा। तो इस एक्सप्लेनेशन से तुम एक चीज देख सकते हो कि द पोटेंशियल एनर्जी एट द हाईएस्ट पॉइंट, पोटेंशियल एनर्जी एट मैक्सिमम हाइट, जो सबसे मैक्सिमम हाइट था, वहां पर जितना पोटेंशियल एनर्जी था ना 100 जूल, उतना ही टोटल काइनेटिक एनर्जी है एट एनी पॉइंट, राइट? उतना ही टोटल मैकेनिकल एनर्जी है एट एनी पॉइंट। वंस अगेन फिर से एक बार सुनो मैं क्या बोल रहा हूं कि मैक्सिमम हाइट पे जितना पोटेंशियल एनर्जी है, कितना है मैक्सिमम हाइट पे पोटेंशियल एनर्जी? 100 जूल है। ये मैक्सिमम हाइट, सबसे ऊंचा हाइट मतलब एच हाइट की बात कर रहे हैं। मैक्सिमम हाइट में जितना पोटेंशियल एनर्जी है उतना ही टोटल एनर्जी है, टोटल मैकेनिकल एनर्जी है एट एनी पॉइंट, क्योंकि वो भी 100 जूल्स है, और उतना ही काइनेटिक एनर्जी है एट द लोएस्ट पॉइंट, मतलब जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड। सो हम ऐसा इक्वेशन बना सकते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी एट मैक्सिमम हाइट इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी एट ग्राउंड, ग्राउंड मतलब जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड, इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी एट ग्राउंड, क्योंकि ग्राउंड में भी कितना काइनेटिक एनर्जी है? 100 जूल, और जो ग्राउंड में जस्ट हिट किया उस समय 100 जूल है, और वो किसके इक्वल है? पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल है जो एकदम मैक्सिमम हाइट पर है। तो दैट इज व्हाट आई हैव रिटन, पोटेंशियल एनर्जी एट मैक्सिमम हाइट इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी एट ग्राउंड, एंड विच इज ऑल्सो फर्दर इक्वल टू, वो भी किसके इक्वल है? द टोटल एनर्जी या टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट पर, चाहे मैक्सिमम हाइट हो, मिडिल में कहीं पे भी, एग्जैक्टली मिडिल हो या कहीं पे भी, यहां पर भी हो, यहां पर भी हो बॉल, तो किसी भी पॉइंट पर जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी होगा वो भी इक्वल होगा काइनेटिक एनर्जी एट द ग्राउंड और मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी एट मैक्सिमम हाइट, इसके इक्वल होगा। समझ में आया? तो इस कॉन्सेप्ट का यूज करके ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन बनेगा। और मैं तुम्हें एक चीज बता देता हूं कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर लगभग हर साल क्वेश्चन रहता है, हर साल, माइंड इट, इसलिए ये टॉपिक छोड़ना नहीं है। और सेक्शन ए में रहता है, जनरली सेक्शन बी में रहता है, सेक्शन 2 जिसको बोलते हैं, जनरली सेक्शन 2 में रहता है, लेकिन बहुत इजी रहता है और इसको छोड़ना बिल्कुल नहीं है, ठीक है? तो हर साल तुम देख लेना, प्रीवियस 10 इयर्स का क्वेश्चन उठा के तुम्हें हर साल एक ना एक क्वेश्चन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर प्रीवियस ईयर का मिलेगा ही मिलेगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो अ बॉडी ऑफ मास 10 kg, मास दिया हुआ है बॉडी का, जो जो गिवन है उसको लिखते हैं, मास दिया हुआ है 10 kg। ये गिवन लिखना बहुत जरूरी है, जानते हो इसमें स्टेप मार्किंग रहता है। हाँ, बोर्ड्स में गिवन पर मार्क्स रहता है, सिर्फ क्वेश्चन पढ़कर गिवन लिख दो तो भी तुम्हें कुछ मार्क्स मिल जाएगा। हाँ, सीक्रेट की बात बता रहा हूं ऐसे, तो इसीलिए गिवन हमेशा लिखना, तो क्योंकि क्वेश्चन में ही तो सब चीज दिया हुआ है, बस गिवन लिख दो तो तुम्हें जो स्टेप मार्किंग है वो कुछ मिल जाएगा। ओके, सो मास 10 kg दिया हुआ है एंड इट इज केप्ट एट अ हाइट ऑफ 5 मीटर। तो मैक्सिमम हाइट दिया हुआ है, एच दिया हुआ है 5 मीटर, दोनों एसआई यूनिट में है। केजी भी मास का एसआई यूनिट होता है, मीटर हाइट का एसआई यूनिट है। इट इज अलाउड टू फॉल एंड रीच द ग्राउंड, उसको फेंका गया ऊपर से, 5 मीटर हाइट से फेंका गया और नीचे वो गिर रहा है बॉल। फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, व्हाट इज द टोटल मैकेनिकल एनर्जी पोजेस्ड बाय द बॉडी एट अ हाइट ऑफ 2 मीटर। सो 2 मीटर हाइट पर उसकी कितनी टोटल मैकेनिकल एनर्जी होगी? तो अभी अभी मैंने बताया था कि टोटल मैकेनिकल एनर्जी विल ऑलवेज बी इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी एट मैक्सिमम हाइट। मैंने इक्वेशन अभी लिखा था, तुमने देखा था, लिखा था ना कि टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट एनी पॉइंट, यहां हमें 2 मीटर हाइट पर पूछा है, तो 2 मीटर ही क्यों, कोई भी हाइट पर, 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर, 5 मीटर, किसी भी, इवन 0 मीटर्स ग्राउंड पर भी जब वो आके हिट किया उस समय तक भी टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ दिस बॉडी एट एनी पॉइंट
तो यहां पर हमें 2 मीटर का पूछा इसलिए हम यहां 2 मीटर लिख रहे हैं, बट इट इज फॉर एनी पॉइंट द आंसर विल बी सेम. सो इट इज नथिंग बट इट इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी एट मैक्सिमम हाइट. यानी मैक्सिमम हाइट मतलब 5 मीटर पर कितना उसका पोटेंशियल एनर्जी है. और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है mgh. तो m लगा देंगे. m है 10 kg, g का वैल्यू हमें लेना है 10, यहां दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. और h हमें याद रखना, ये हाइट मत ले लेना 2 मीटर की. सर यहां तो हाइट 2 मीटर का निकालना है. अरे नहीं, मैक्सिमम हाइट पर कितना पोटेंशियल एनर्जी होता है, वो मैक्सिमम हाइट कितना है 5 मीटर, इसलिए 2 मीटर नहीं 5 मीटर ही लेना है. तो 2 मीटर हाइट पे भी टोटल मैकेनिकल एनर्जी उतना ही होगा जितना मैक्सिमम हाइट में पोटेंशियल एनर्जी है, जो मैंने अभी कंसेप्ट बताया. तो 5 लेना पड़ेगा. यू हैव टू बी वेरी वेरी विजिलेंट ओवर हियर, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा. सो इट इज 500 जूल्स. ओके, एनर्जी का यूनिट जूल. सेकेंड बोला है व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी पोजेस्ड बाय द बॉडी जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड. तो ये बात भी अभी मैंने बताया कि जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू potential energy at maximum height, which is also equal to total mechanical energy at any point. So total mechanical energy at any point तो निकल गया 500 joules. So this will be the kinetic energy. So kinetic energy of the body just before hitting the ground is also equal to the same value, which is potential energy at maximum height, and this is also equal to 500 joules. Very easy, a 3 marks question. This was of 2 marks and this was of 1 marks. So total 2 plus 1 3 marks. Such an easy question, right? Next a question from Pulleys, and 4 marks का question है machines chapter से. 4 marks का question है कितना, मशीन्स चैप्टर से. ओके, नाउ आई मीन 5 मार्क्स का है, सॉरी 5 मार्क्स का क्वेश्चन है. बताओ, 5 मार्क्स का क्वेश्चन है मशीन्स चैप्टर से, और ये भी तुम्हारा 2019 का ही क्वेश्चन है. तो लेट अस स्टार्ट दिस क्वेश्चन. द डायग्राम बिलो शोज अ पुली अरेंजमेंट. एक पुली दिख रहा है. ओके, in the diagram mark the direction of tension on each strand of the string. तो तुमको क्या करना है ना, ये डायग्राम फिर से अपने कॉपी में बनाना है. बड़ा इजी है, तुमको सेम टू सेम ऐसा डायग्राम कॉपी में बनाना है, और रूलर से कंपास का यूज करके बनाना है. मैं देखो फ्री हैंड एक बना रहा हूं, लेकिन मैं फ्री हैंड बना रहा हूं तो मेरा उतना अच्छा नहीं बनेगा. तुमको ये जो सर्कल्स वगैरह है, ये जो लाइंस ड्रॉ कर रहे हो, ये सब तुमको किससे करना है, कॉम्पस से या स्केल का यूज करके करना है. पेंसिल से ड्रॉ करना है, पेन से नहीं. ठीक है, इस बात का ध्यान देना. और मैं तो फ्री हैंड कर रहा हूं, तो माई ड्रॉइंग विल बी नॉट दैट गुड, बट स्टिल इट इज गुड एनफ टू एक्सप्लेन यू पीपल. दिस इज पुली बी, यहां बी नाम दिया हुआ है. दिस इज रिजिड सपोर्ट. ओके, great. So in this diagram, this is part A we are doing, mark the direction of tension. तो tension हमेशा string, हर strand of string में लगेगा और ऊपर की तरफ लगेगा. तो यहां पर हम T मार्क कर दिया टेंशन, यहां पे T, और ऊपर में टेंशन मार्क किया जाता है, यहां पे T टेंशन. अच्छा, ऑलरेडी लोड और एफर्ट यहां लिखा हुआ है क्वेश्चन में ही. देखो यहां एफर्ट लिखा हुआ है, यहां लोड का एरो नहीं दिया हुआ है, तुम दे दो. लोड इज ऑलवेज acting downwards, this you should know. और टेंशन का डायरेक्शन ऑलवेज अपवर्ड्स होता है, तो हमने कर दिया. ठीक है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ पुली बी. देखो बी को देखो, पुली बी इज सिंगल फिक्स्ड पुली. पुली बी इज व्हाट, इट इज अ फिक्स्ड पुली, है ना. एंड दिस पुली ए इज मूवेबल पुली. मूवेबल पुली, ये हमें लेबल नहीं करना है, मैं अभी एक्सप्लेन कर रहा हूं इसलिए मैंने लिख दिया है, तुम्हें लिखने की जरूरत नहीं है. लेकिन हमें पूछा है व्हाट इज द पर्पस ऑफ पुली बी. तो पुली बी का काम क्या है, फिक्स्ड पुली का काम क्या होता है, टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ एफर्ट टू अ मोर कन्वीनियंट डायरेक्शन. तो लिखो टू चेंज, एग्जैक्टली यही लाइन लिखना. फिक्स्ड पुली का यही पर्पस होता है, यही यूज होता है, टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ एफर्ट टू अ मोर कन्वीनियंट डायरेक्शन.
है ना, ये फिक्स्ड पुली के वजह से ही हम एफर्ट नीचे लगा रहे हैं, नीचे लगाना ज्यादा कन्वीनियंट होता है, और हमारा लोड ऊपर जा रहा है। अगर ये फिक्स्ड पुली नहीं रहता तो इस लोड को उठाने के लिए, इस लोड को उठाने के लिए हमें ऊपर ही फोर्स लगाना पड़ता, लेकिन इस फिक्स्ड पुली की वजह से हमने क्या किया, एफर्ट अब नीचे लगा रहे हैं और ये लोड ऊपर उठ रहा है। तो ये हमारा एफर्ट के डायरेक्शन को चेंज कर दिया, एक कन्वीनियंट डायरेक्शन में चेंज कर दिया। अब सी में आते हैं, पार्ट सी। इफ द टेंशन इज टी, ओके, टेंशन का वैल्यू अगर टी है, डेड्यूस द रिलेशन बिटवीन टी एंड ई। तो टी एंड ई के में रिलेशन क्या है? देखो यहां पर सिर्फ इस पोर्शन को अगर हम देखें, किस पोर्शन की बात करें, इस पोर्शन की, ये वाला जो मैंने अभी येलो से हाईलाइट किया, यानी सिर्फ इतना भर, जितना येलो से मैंने हाईलाइट किया बस उतना को अगर देखो तो ई का डायरेक्शन नीचे, टी का डायरेक्शन ऊपर, और इक्विलिब्रियम स्टेट में टी का वैल्यू और ई का वैल्यू इक्वल होगा, क्योंकि तभी ये इक्विलिब्रियम में रहेगा। ई नीचे के तरफ लग रहा है और उस एफर्ट को कैंसिल करने के लिए टी ऊपर के तरफ लग रहा है। सो टी एंड ई मस्ट बी इक्वल। ऑब्वियसली दे आर ऑपोजिट इन डायरेक्शन एंड देयर मैग्नीट्यूड्स हैव टू बी इक्वल, दे आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड। इसलिए रिलेशन क्या हो गया, टी इज इक्वल टू ई। टू कैंसिल आउट द इफेक्ट ऑफ ई, टी इज देयर। सो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहा है, इनके मैग्नीट्यूड्स इक्वल है। सो टी इज इक्वल टू ई, दिस इज द रिलेशन बिटवीन टी एंड ई। अब पार्ट डी में आते हैं, व्हाट इज द वेलोसिटी रेशियो ऑफ द अरेंजमेंट। अच्छा, मैंने एक वन शॉट वीडियो डाला था मशीन्स के ऊपर, अगर उसको देखे हो तो बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है, मतलब एक ही वीडियो में पूरा मशीन्स को पढ़ाया है। ठीक है, अगर तुमने नहीं देखा है तो यूट्यूब पे सर्च करना, वन शॉट वीडियो ऑन मशीन्स बाय सुनंदो देबनाथ, इमेवेट एकेडमी। ये पूरा लिखना, तुम्हें वो वन शॉट वीडियो मिल जाएगा और उसको जरूर देखना। उसमें मैंने हर तरह के पुली का किस तरह से वेलोसिटी रेशियो निकालते हैं और मैकेनिकल एडवांटेज निकालते हैं, चाहे वो इस तरह का कॉम्बिनेशन हो या ब्लॉक एंड टैकल हो, उस पर मैंने बहुत इजी तरीका बताया है करने के लिए। और वो पूरा वीडियो देखने के बाद तुम्हारा मशीन चैप्टर पूरा 100% क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ये जरूर टाइप करके देख लेना बाद में, और अभी इसी वीडियो में रहो, लेकिन ये वीडियो देखने के बाद जरूर से जरूर वो वन शॉट वीडियो ऑन मशीन्स बाय सुनंदो देबनाथ इमेवेट एकेडमी टाइप करके सर्च कर लेना और जरूर देखना। पूरा एक वीडियो में पूरा चैप्टर को हमने उड़ा दिया है। ओके, व्हाट इज द वेलोसिटी रेशियो ऑफ द अरेंजमेंट। तो ये जो कॉम्बिनेशन है, कॉम्बिनेशन ऑफ वन फिक्स्ड पुली एंड वन मूवेबल पुली, इस तरह के कॉम्बिनेशन में जहां एक फिक्स्ड पुली हो और n नंबर ऑफ मूवेबल पुलीज हो, उसमें हमेशा याद रखना वेलोसिटी रेशियो ऑफ सच अरेंजमेंट, सच कॉम्बिनेशन इज ऑलवेज इक्वल टू 2 to the power n, where n is number of movable pulleys. n is number of movable pulleys. ये फॉर्मूला मैंने उधर भी बताया था, एक्सप्लेन किया था। तो इस तरह का कभी भी कॉम्बिनेशन मिले तुम्हें जहां एक फिक्स्ड पुली होता है और मूवेबल पुलीज एक या एक से ज्यादा भी हो सकता है, तो उस तरह के कॉम्बिनेशन में वेलोसिटी रेशियो निकालने का फॉर्मूला होता है 2 raised to the power n, राइट। और यहां पे n का मतलब होता है नंबर ऑफ मूवेबल पुलीज। तो इस जो हमें सिस्टम मिला है इसमें मूवेबल पुलीज कितने हैं, एक ही मूवेबल पुली है, इसलिए 2 to the power 1 लिखेंगे एंड इट इज इक्वल टू 2। सो वेलोसिटी रेशियो इज इक्वल टू 2। बड़ा सिंपल सी बात है। ओके, वी आर इज इक्वल टू 2। नाउ लास्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, आई एम डूइंग इट हियर। ओके, which is the fifth part of the question. Assuming that the efficiency of the system is 100%, what is the mechanical advantage? अब एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला तुमको याद रखना है, वो ये है कि मैकेनिकल एडवांटेज और वेलोसिटी रेशियो और एफिशिएंसी के बीच का जो फॉर्मूला है वो ये है कि मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल टू वेलोसिटी रेशियो मल्टीप्लाइड विथ एफिशिएंसी। And this formula is one of the most important formulas of this chapter. Mechanical advantage is equal to velocity ratio into efficiency. तो यहां efficiency 100% दिया हुआ है। 100% का मतलब होता है 1। 100% मतलब 100 divided by 100 which is equal to 1. Okay, so efficiency का वैल्यू दिया हुआ है 1, हमें मैकेनिकल एडवांटेज निकालना है। तो वेलोसिटी रेशियो तो ऑलरेडी हमें पता है 2
और ये चूंकि 100% है तो 1 लिखा, तो मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल टू 2। और वैसे भी हमें पता होना चाहिए कि कभी भी एफिशिएंसी अगर 100% है मशीन का, तो मैकेनिकल एडवांटेज एंड वेलोसिटी रेशियो आर ऑलवेज इक्वल। वेलोसिटी रेशियो भी 2 है तो मैकेनिकल एडवांटेज भी 2 होगा। ये तो एकदम मुंह जुबानी आना चाहिए, क्योंकि एफिशिएंसी अगर 1 या फिर 100% है तो MA एंड VR आर ऑलवेज इक्वल। ओके, यू हैव टू लर्न दिस फॉर्मूला। ओके, मान लो कि यहां पर फॉर एग्जाम्पल इसका यहां पर 100% ना देके मान लो 80% दिया हुआ होता। ओके, मान लो 80% दिया हुआ होता, तो इसको कैसे करते? मान लो ऐसा क्वेश्चन है, एफिशिएंसी इज 80% एंड फाइंड द मैकेनिकल एडवांटेज। तो फिर हम इसको ऐसे करते, ठीक है। तो अब मैं इसको एज 80% बता रहा हूं। तो 80% का मतलब होता है 80 डिवाइडेड बाई 100, विच मीन्स इट इज बेसिकली 0.8, सॉरी इक्वल टू होगा यहां पर 80 डिवाइड बाई 100 विच इज इक्वल टू 0.8, राइट। तो ये हमें क्लियर होना चाहिए कि अगर 80% एफिशिएंसी दिया हुआ है तो इसका मतलब है कि वो 0.8 है। तो मैकेनिकल एडवांटेज हो जाएगा वेलोसिटी रेशियो विच इज 2 इंटू 80% यानी 0.8। 80 डिवाइडेड बाई 100 इज 0.8। तो फिर इसका मैकेनिकल एडवांटेज 1.6 हो जाएगा। 0.8 इंटू 2 इज 1.6। तब देखना मैकेनिकल एडवांटेज इज लेस देन वेलोसिटी रेशियो। तो डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चन, योर आंसर ऑफ मैकेनिकल एडवांटेज विल चेंज। क्लियर है? एंड विद दिस वी हैव कम टू द एंड ऑफ this lecture today. So all the best, my dear students. Please like, share and subscribe to this channel, and also comment and let me know about your views about this ongoing series. Okay, God bless everyone.